स्वागत है आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बस्तर के इतिहास की। अलग से बस्तर का इतिहास मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए मध्यकालीन इतिहास के संबंध में कुछ घटनाएं या कुछ वंश बस्तर क्षेत्र से ही संबंधित हैं पूर्ण तरीके से। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत बार बताया हुआ है कि उस समय छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और बस्तर वाला वर्तमान क्षेत्र अलग अलग साम्राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, मतलब बस्तर वाले भागों को छोड़कर छत्तीसगढ़ का अन्य भाग दक्षिण कोसल कहलाता था, और जो वर्तमान बस्तर वाला क्षेत्र है जिसे प्राचीन काल में महाकांतर, दंडकारण्य क्षेत्र आदि नामों से पुकारा जाता था, वो अलग साम्राज्य क्षेत्र था। ठीक है, तो इस प्रकार अब जो भी घटनाएं हम देखेंगे जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित होगी वो बस्तर क्षेत्र में होने वाली है। इस कारण अलग से हम बस्तर के इतिहास के तौर पे पढ़ते हैं। बस्तर के इतिहास के अंतर्गत मुख्य रूप से हम दो वंश पढ़ेंगे। एक है नागवंश, जैसा कि मैंने आपको बताया था नागवंश की दो शाखा, एक फणी नागवंश जो कवर्धा वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे जिसे हमने कवर कर लिया था, और एक शाखा नागवंश की बस्तर वाले क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। तो बस्तर वाली नागवंश की शाखा को हम कहते हैं बस्तर के छिंदक नागवंश। इसके पश्चात हमको देखने को मिलता है कि बस्तर के छिंदक नागवंश राजाओं को हटाकर या पराजित करके एक वंश आएगा जो काफ़ी लंबे समय तक शासन करेगा छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में, मतलब बस्तर वाले क्षेत्र में, जिसका नाम होने वाला है काकती वंश। ठीक है, तो ये वंश हमको बस्तर के संबंध में पढ़ना है। इस कारण मध्यकालीन इतिहास के संबंध में यह टॉपिक को नाम दिया जाता है बस्तर का इतिहास। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बस्तर का इतिहास सिर्फ मध्यकालीन इतिहास से संबंधित नहीं है, जबकि पाषाण काल से भी संबंधित है, क्योंकि पाषाण काल संबंधित बहुत सारे साक्ष्य बस्तर क्षेत्र से भी देखने को मिलते हैं। चाहे प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें, वो भी बस्तर क्षेत्र, मतलब उस समय महाकांतर कहा जाता था या दंडकारण्य कहा जाता था, वो भी बस्तर से संबंधित था। पौराणिक काल जिसमें रामायण और महाभारत काल भी हम देखते हैं, वो भी बस्तर वाले क्षेत्र से संबंधित था। और फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बस्तर वाला क्षेत्र, मतलब मध्यकालीन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बस्तर का इतिहास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमको पढ़ना है छिंदक नागवंश बस्तर के इतिहास के संबंध में, इसके बाद आएंगे काकती वंश। तो आज का हमारा टॉपिक है बस्तर के छिंदक नागवंश। समय देख लीजिए 1023 से 2324 ईस्वी। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलेट करके हमको पढ़ना होगा, क्योंकि रिलेट करके पढ़ेंगे तभी याद होगा, अदरवाइज़ क्या है कि बहुत सारी बातें बहुत कन्फ्यूजन लगती है इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, तो रिलेट करके हमको ऐसे पढ़ना है कि सबसे पहले जब मध्यकालीन इतिहास मैंने शुरुआत की थी तो छत्तीसगढ़ का नक्शा बना के आपको बताया था कि किस क्षेत्र में कौन सा वंश शासन करेगा या किसका साम्राज्य है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो बस्तर में साम्राज्य स्थापित करेंगे नागवंश की शाखा के, उनका नाम होगा छिंदक नागवंश। साथ ही साथ उनका मैंने शासनकाल भी बताया था, 1023 से 2324 ईस्वी तक इनका शासनकाल होगा। अब ये जो समय हमको दिखाई दे रहा है, मतलब 1000 ईस्वी के आसपास दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र, मतलब बस्तर के क्षेत्र से ऊपर अगर जाएं छत्तीसगढ़ वाले भाग में तो उसे दक्षिण कोसल कहते थे। वहाँ पर कौन सा वंश शासन कर रहा था? उस समय दक्षिण कोसल में कलचुरी शासन था। ठीक है, इसी समय की बात है, क्योंकि जब हमने कलचुरी वंश पढ़ना चालू किया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, जिसमें हमने पढ़े रतनपुर के कलचुरी, उनका शासनकाल 1000 ईस्वी से शुरू हो रहा था। तो जब छिंदक नागवंश बस्तर क्षेत्र में शासन कर रहे थे, उसी समय दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र में कलचुरी वंश शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि दो अलग अलग साम्राज्य क्षेत्र थे। कौन? एक दक्षिण कोसल जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है? बस्तर वाले क्षेत्र, बस्तर संभाग को छोड़कर जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसे दक्षिण कोसल कह रहे थे, जिसमें सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, ठीक है, रायपुर और दुर्ग संभाग आते हैं, और बस्तर संभाग वाला बस्तर क्षेत्र जिसमें छिंदक नागवंश शासन कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी, ठीक है, समकालीन जिसे कहते हैं। ठीक, हालांकि इनका शासन जो समय था वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना कलचुरियों का था। कलचुरियों को तकरीबन हम 1741 ईस्वी तक शासन करते हुए पाते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ये वंश जो है 1324 ईस्वी तक शासन करेगा। क्यों? देखते जाइएगा।
चलिए, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। राजधानी इनकी चक्रकोट या भ्रमरकोट या बारसूर, तीनों एक ही है। देखिए, ठीक है, उस समय बस्तर वाले क्षेत्र को चक्रकोट नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? महाकांतर, दंडकारण्य, इतने सारे नाम हमने देखे थे बस्तर वाले क्षेत्र के लिए। लेकिन इस समय आते आते तक बस्तर वाले क्षेत्र को चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो वर्तमान में नाम बदलकर क्या हो गया है? चित्रकोट। क्लियर है ना? अब एक अलग नाम भ्रमरकोट, या फिर कह सकते हैं भ्रमरकोट चक्रकोट के अंतर्गत आने वाला ही एक क्षेत्र, बस्तर के ही अंतर्गत आ रहा है। और वर्तमान में कौन सा क्षेत्र अगर करें स्पेसिफाई और ज़्यादा, तो बारसूर वाला क्षेत्र दंतेवाड़ा के अंतर्गत। इतनी बातें क्लियर है? तो तीनों एक ही है, चक्रकोट, भ्रमरकोट या बारसूर, बस्तर के अंतर्गत। अब ये जो छिंदक नागवंशी थे, ये अपने आप को कौन से गोत्र का कहलाते थे? ये अपने आप को कश्यप गोत्र का मानते थे। ठीक है, उपाधि इनकी थी भोगवती पुरेश्वर। इनकी उपाधि हुआ करती थी भोगवती पुरेश्वर। ठीक है, तो कहीं कहीं पर हमको ऐसा भी देखने को मिलता है कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही होगी, या जहाँ से भी ये आए होंगे, उनकी प्रारंभिक राजधानी भोगवतीपुर नामक कोई स्थान था। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको प्रश्न मिल जाए कि भोगवतीपुर किसकी राजधानी होगी, किस वंश से संबंधित है यह जो राजधानी है, तो आंसर के तौर पे भोगवतीपुर भी आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि उपाधि धारण कर रहे हैं इस वंश के शासक भोगवतीपुरेश्वर की। क्लियर है? अब इससे प्रश्न 2 बार पूछ चुका है पीएससी वाले एग्जाम में ही, और वो ऐसा है कि इनके संबंध में, इस वंश के संबंध में आने वाले शासकों को क्रम से जमाइए। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ चुका है। मतलब एक तरीके से हमको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, वंशावली पता होनी चाहिए, किसी भी वंश की, किसी भी वंश से पूछ सकता है। लेकिन स्पेसिफाई करो, 2 बार छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में इस वंश से शासकों का नाम पूछा गया है या वंशावली पूछी गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई। पहले शासक आएंगे नृपति भूषण। ठीक है, पहले शासक आएंगे नृपति भूषण, जो इस वंश के संस्थापक होंगे। जानकारी कहाँ से मिल रही है? एर्राकोट नामक स्थान के तेलुगु शिलालेख से इनकी जानकारी मिल रही है, और ये जो शिलालेख है 1023 ईस्वी का है। ठीक है, जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो एर्राकोट के तेलुगु शिलालेख से नृपति भूषण, जो संस्थापक है इस वंश के, की जानकारी मिलती है। क्लियर है? पहले शासक नृपति भूषण, याद करते चलिए साथ साथ। दूसरे शासक धारावर्ष या इसके उत्तराधिकारी धारावर्ष, जिनका शिलालेख 1060 ईस्वी के आसपास मिलता है। ठीक है, धारावर्ष जिसका एक शिलालेख 1060 ईस्वी के आसपास मिलता है। अब यह धारावर्ष के संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन इसके संबंध में एक विशेष बात यह है कि इस धारावर्ष नामक शासक का एक सामंत था। तो इसका सामंत या सेनापति कहना चाहिए, जिसका नाम था चंद्रादित्य। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस धारावर्ष नामक शासक का एक सामंत या सेनापति चंद्रादित्य था, जिसने इस बारसूर वाले क्षेत्र में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। देखिए क्या क्या निर्माण कार्य करवाया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, बारसूर में एक तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, दूसरा, चंद्रादितेश्वर मंदिर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तीसरा, बहुत ही फेमस मामा भाचा मंदिर। चौथा, विशाल गणेश प्रतिमा जो मिली है, वो भी किसने बनवाया था? चंद्रादित्य ने। और पांचवा, बत्तीसा मंदिर। ठीक है, बत्तीसा मंदिर। तो यह पांच निर्माण कार्य जो करवाए थे चंद्रादित्य ने करवाए थे, जो किसके सेनापति या सामंत थे? धारावर्ष नामक शासक के। क्लियर है? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा रिलेट करके इसलिए पढ़ने के लिए भी मैं कहता हूँ, क्योंकि देखिए एक डाउट था किसी स्टूडेंट का। उसने पूछा है कि भाई देवरानी जेठानी जो मंदिर है वो गुप्तकालीन है या शरभपुरी कालीन, क्योंकि हमको जब शरभपुरी वंश पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि देवरानी जेठानी मंदिर इस काल में बनाया गया। तो देखिए शरभपुरी वंश का शासन था 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास। इसी समय गुप्त वंश भी चल रहे थे उत्तर भारत में। ठीक है, शुरुआत पहले हो गई थी गुप्त वंश की, लेकिन कंटेम्प्रेरी तो थे, समकालीन तो थे।
तो जो भी इस समय स्थापत्य कला का विकास हुआ या निर्माण हुआ उसे हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वो शरभपुरी काल में बना, ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा, तो दोनों सही है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है देवरानी जेठानी मंदिर, साथ ही साथ शरभपुरी काल में बना, यह भी सत्य है। तो ये इस प्रकार के जब डाउट आते हैं तो आप देख लीजिएगा शासन समय क्या है, थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी डाउट की स्थिति नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अगले शासक क्या देखें, तीसरे मधुरांतक देव। मधुरांतक देव का उल्लेख राजपुर ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, राजपुर मतलब जगदलपुर। राजपुर को इस तरीके से रिलेट किया जाता है कि वो जो राजपुर रहा होगा वो जगदलपुर है वर्तमान का। ठीक है, क्लियर है? तो मधुरांतक देव की जानकारी जगदलपुर या राजपुर ताम्रपत्र में मिलती है। अब धारावर्ष के एक रिलेटिव थे मधुरांतक देव, ठीक है, परिचित थे, मतलब उसी वंश के थे कहना चाहिए, लेकिन धारावर्ष के पुत्र थे सोमेश्वर देव प्रथम। तो कायदे से देखा जाए तो धारावर्ष के पुत्र को होना चाहिए था क्या, शासक, लेकिन कुछ समय शासन किसने हथिया लिया? मधुरांतक देव ने, जो रिलेटिव ही थे, इस वंश के ही थे, लेकिन धारावर्ष के पुत्र कौन थे? सोमेश्वर देव। तो मधुरांतक देव से शासन जो है सोमेश्वर देव प्रथम ने छीन लिया। ठीक है, दोनों के बीच टकराव वाली स्थिति उत्पन्न हुई, युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न हुई। कुछ समय शासन किया मधुरांतक देव ने, लेकिन बाद में धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव ने मधुरांतक देव से शासन छीन लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब सोमेश्वर देव के संबंध में कुछ बातें पहले भी हमने जब कलचुरी राजा पढ़ा था, कलचुरी शासक पढ़ा था, तो इनका उल्लेख हमको मिलता है। कैसे? कलचुरी राजा जाजल्य देव प्रथम जो थे उनके द्वारा पराजित हुए थे ये सोमेश्वर देव, क्योंकि ये बस्तर वाले क्षेत्र में शासन तो कर रहे थे, लेकिन दक्षिण कोसल के भी कुछ क्षेत्र इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। ठीक है, साम्राज्य में मिला लिए थे। तकरीबन 6,96,000 गांव दक्षिण कोसल के अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। किसने? सोमेश्वर देव प्रथम ने, मतलब इतने क्षेत्र को जीत लिया था दक्षिण कोसल के। अब जब आप दक्षिण कोसल वाले क्षेत्र जाएंगे तो कौन मिलेंगे? कलचुरी, क्योंकि कलचुरी का शासन चल रहा था। तो इस कारण कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम उस समय चल रहे थे, समकालीन थे। कौन? सोमेश्वर देव प्रथम और जाजल्य देव प्रथम समकालीन थे। तो चूंकि ये दक्षिण कोसल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार करने के लिए गए तो इनका सामना हुआ जाजल्य देव प्रथम से, और जाजल्य देव प्रथम के साथ युद्ध करते हुए हार गए। ठीक है, मतलब इनके द्वारा पराजित हो गए और सपरिवार बंदी बना लिया गया जाजल्य देव प्रथम के द्वारा सोमेश्वर देव प्रथम को। ठीक है, और मैंने ये बात बताई थी जब कलचुरी वंश भी पढ़ाया था, और उनकी माता गुण महादेवी के अनुरोध पर फिर रिहा कर दिया। ये भी बात मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सोमेश्वर देव प्रथम जाजल्य देव प्रथम से पराजित हुए। माता इनकी गुंड महादेवी का जो अभिलेख है वो नारायणपाल अभिलेख है, ये ध्यान में रखिएगा। इस नारायणपाल अभिलेख से जानकारी मिलती है सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र के बारे में, जिनका नाम था कन्हर देव। ठीक है, गुंड महादेवी के नारायणपाल अभिलेख से जानकारी मिलती है सोमेश्वर देव प्रथम के पुत्र के बारे में, जिसका नाम था कन्हर देव। अगले शासक कुछ समय शासन किया। इस कन्हर देव की जानकारी कुरुसपाल अभिलेख और राजपुर ताम्रपत्र से भी मिलती है। क्लियर है क्या? तो अगले शासक कन्हर देव। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगले शासक। अच्छा, कितने हो गए? तीसरे मधुरांतक देव, चौथे सोमेश्वर देव, पांचवें कन्हर देव, छठवें राजभूषण या सोमेश्वर द्वितीय। सोमेश्वर प्रथम हम देख चुके हैं, तो अगले सोमेश्वर द्वितीय होंगे। तो राजभूषण या सोमेश्वर द्वितीय, इनकी पत्नी का नाम था गंग महादेवी। अब इसलिए पढ़ रहे हैं पत्नी का नाम क्योंकि इनकी जो रानी थी या पत्नी थी गंग महादेवी, उन्हीं के अभिलेख से राजभूषण या सोमेश्वर द्वितीय की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो छठवें शासक छिंदकनाग वंश के राजभूषण या सोमेश्वर द्वितीय, या एक साथ भी लिखा हुआ है राजभूषण सोमेश्वर द्वितीय। क्लियर है? सातवें शासक देखिए जगदेव भूषण नरसिंह देव, पूरा एक साथ है, जगदेव भूषण नरसिंह देव, सातवें शासक। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो माणिक देवी के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है,
माणिक देवी के बहुत बड़े भक्त थे और यह माणिक देवी जो बहुत ही प्रसिद्ध है दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर माता, उससे रिलेट किया जाता है। ये माणिक देवी किससे रिलेट किया जाता है या किससे समीकृत किया जाता है? वर्तमान में जो बहुत ही प्रसिद्ध है दंतेवाड़ा का एक मंदिर या माता दंतेश्वरी माता से रिलेट किया जाता है यही माणिक देवी को। ठीक है, तो माणिक देवी के भक्त थे, ये दंतेश्वरी माता के भक्त थे, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और इनकी जानकारी भैरमगढ़ शिलालेख से प्राप्त होती है। क्लियर है क्या? 8वें शासक जय सिंह देव, इनकी जानकारी सुनारपाल शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक, इनके संबंध में और कोई बातें नहीं है। 9वें शासक के तौर पे आपको ध्यान में रखना है क्या? हरिश्चंद्र देव। और अंतिम शासक के तौर पे भी आपको ध्यान में रखना है, इनका जो लेख प्राप्त हुआ है या इनकी जानकारी जो मिलती है वो मिलती है टेमरा नामक स्थान के सती स्मारक लेख से। ठीक है, टेमरा नामक स्थान के सती स्मारक लेख से हरिश्चंद्र देव नामक अंतिम शासक की जानकारी मिलती है। क्लियर है? अब आगे देखें, इस हरिश्चंद्र के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, ये तकरीबन समय वही चल रहा है 1324 ईस्वी के आसपास, मतलब ये अंतिम शासक है। इनको कौन हराएगा? काकतीय वंश के पहले शासक जिनका नाम था अन्नमदेव। अब यहाँ पर से बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना होने वाली है, जो काफ़ी समय तक बस्तर में शासन करेंगे, देखेंगे हम। और इस तरीके से बस्तर वाले क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश भी होने वाला है काकतीय वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? अन्नमदेव। कैसे की थी? हरिश्चंद्र देव, जो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे, उसको हराकर। क्लियर? समय 1324 ईस्वी और काकतीय वंश की स्थापना हो गई। ठीक, तो इस प्रकार हमको 9 शासक की जानकारी मिलती है छिंदक नागवंश के संबंध में। आगे बढ़े। अब देखिए एक और जानकारी है इस वंश के संबंध में। बस्तर के नागवंश जो थे, छिंदक नागवंश जो थे, उनकी 2 शाखा थी। ठीक है, पहली शाखा जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है, पहली शाखा का जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। और संस्कृत भाषा मतलब लिपि रहने वाली है देवनागरी। ठीक है, संस्कृत भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट। तो पहली शाखा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो संस्कृत भाषा का है और लिपि देवनागरी है। ठीक, इनका जो चिन्ह था, राज चिन्ह था, वो शावक संयुक्त व्याघ्र चिन्ह था। क्या? शावक संयुक्त व्याघ्र चिन्ह था, मतलब बाघ है उसमें और उनके छोटे छोटे शावक है। ये चिन्ह है इस वाली शाखा का, ब्रांच का। और ये जो शाखा थी शैव धर्म का पालन करने वाली थी। क्लियर है? और ऐसा कहा जाता है कि ये जो शाखा थी नागवंश की, वो इंद्रावती नदी के उत्तर में शासन करती थी। ठीक है, दूसरी शाखा का जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है और जो भी लिपि है वो तेलुगु भाषा था। तेलुगु भाषा का अभिलेख प्राप्त हुआ है दूसरी शाखा, नागवंश की दूसरी शाखा का। क्या रही भाषा उसकी अभिलेख की? तेलुगु, और लिपि भी तेलुगु। क्योंकि ये माना जाता है कि इंद्रावती नदी के दक्षिण में शासन करते थे। और इंद्रावती नदी के दक्षिण वाले भाग में बोलने का मतलब है कि बस्तर का क्षेत्र तो था, लेकिन आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र भी था, है ना, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर किसका प्रभाव मिलेगा? तेलुगु का प्रभाव मिलेगा। क्लियर है? इसी कारण अभिलेख की भाषा और लिपि दोनों तेलुगु थी। इनका चिन्ह क्या था? कमल कदली चिन्ह था। राज्य चिन्ह इनका कमल कदली चिन्ह। और वैष्णव धर्म के पालन करने वाले थे, वैष्णव धर्म के पालन करने वाले। इस प्रकार बस्तर के नागवंश की 2 शाखा, पहली और दूसरी हमको मिलती है और उसके संबंध में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया बस्तर के इतिहास के संबंध में प्रारंभिक जानकारी, या कहना चाहिए पहला वंश बस्तर के इतिहास के संबंध में जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, और वो है बस्तर के छिंदक नागवंश। तो ये हो गया पूरी बातें छिंदक नागवंश के संबंध में। अगले क्लास से स्टार्ट होगा काकतीय वंश, जो काफ़ी लंबा है, बहुत सारी बातें हमको उसके संबंध में याद करनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़, मराठों का शासन शुरुआत करना था, लेकिन मराठों का शासन जब शुरुआत होता है तो एक तरीके से आधुनिक इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो चूँकि हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, तो मराठों का शासन शुरुआत करने से पहले हमको मध्यकालीन इतिहास के संबंध में सारी बातें पूरी कर लेनी थी। इस कारण मैंने बस्तर के इतिहास जो मध्यकालीन इतिहास के संबंध में है शुरुआत की, पहले मराठों से पहले। तो जब हम
ये पढ़ लेंगे, मतलब आज पढ़ लिए, और फिर जब हम काकतीय वंश पढ़ लेंगे उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन देखेंगे जो आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में काकतीय वंश, ठीक है, देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।